नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड के अंतर्गत भारोपी परिवार की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि ये है हमारा भारोपी परिवार की विशेषताएं। आज हम लोग यहाँ भारोपी परिवार की विशेषताओं से अपना पाठ शुरू करेंगे। भारोपी परिवार की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि रचना की दृष्टि से भारोपी परिवार श्लिष्ट योगात्मक है। क्या है? श्लिष्ट योगात्मक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारोपी परिवार कैसा है, तो श्लिष्ट योगात्मक है। और किस दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक है, तो यह है रचना की दृष्टि से। इस परिवार की मूल भाषाएं क्या हैं? भारोपी परिवार की जो मूल भाषाएं हैं वो संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन आदि हैं। संयोगात्मक थी। क्या है? ये संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि सभी संयोगात्मक थी, परंतु इनसे विकसित आधुनिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गई हैं। क्या वियोगात्मक हो गई हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ से है कि भारोपीय भाषाओं की धातुएं प्रायः एकाक्षर थी। ये क्वेश्चन बन सकता है। भारोपीय भाषाओं की धातुएं कैसी थी? एकाक्षर थी। क्या थी? एकाक्षर थी। एकाक्षर क्या थी? धातुएं थी। इन भाषाओं में संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते थे। क्या? दो प्रकार के प्रत्यय होते थे। पहला कृत प्रत्यय होता था दोस्तों, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। जैसे हम लोग संस्कृत में प्रत्यय को पढ़ते हैं, तो ये भारोपी परिवार में जो है संस्कृत में ही प्रत्यय होते थे। जो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो सीधे धातु से जोड़े जाते थे, इन्हें प्राइमरी सुफिक्स कहते थे। जैसे भू प्लस त, तो भूत बन गया। क्या? भूत बन गया। उसी प्रकार भूत एक क्या है? शब्द है। कृत प्रत्यय शब्दों में लगता है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये शब्दों से जुड़ते हैं। ये क्या है? शब्दों से जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय जो है वो धातु से जुड़ता है। जैसे भू क्या है? धातु है, और तब प्रत्यय लगा के भूत बना दिया। और तद्धित प्रत्यय क्या है? शब्द से जुड़ता है। शब्द से जुड़ता है। जैसे भूत प्लस इक से क्या बन गया? भौतिक बन गया। इन्हें सेकेंडरी सुफिक्स कहते हैं। क्या? सेकेंडरी सुफिक्स कहते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद है कि शब्द या धातु के पद बनने के लिए दो प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं। कौन? शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय किस में लगता है? शब्द में लगता है। और तिंग प्रत्यय किस में लगता है? ये क्रिया या धातु में लगता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कृत प्रत्यय जो जिसका सीधा संबंध किससे है? धातु से है। तद्धित प्रत्यय जो किससे है? शब्दों से है। उसी प्रकार यहाँ पे है शुभ प्रत्यय, और दूसरा ख है तिंग प्रत्यय। तो शुभ प्रत्यय यह है, देखिए शब्दों से है, और तिंग प्रत्यय किससे है? धातुओं से है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पदों का ही वाक्य में प्रयोग होता है। किसका होता है? पदों का वाक्य में प्रयोग होता है। पदों को समस्त कर बृहत पद बनने की प्रवृत्ति को मूल भारोपीय भाषा में थी, वह भारोपी परिवार में भी रही। मूल भारोपीय भाषा में उदात्त स्वर के कारण स्वर भेद, गुण वृद्धि, दीर्घ आदि होता था। अच्छा, तो मूल भारोपीय भाषा है। मूल भारोपी भाषा में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित दो भेद होते हैं। उच्चारण के स्थान पर स्वरों के उच्चारण के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो जाता था। और स्वर के भेद जो होते थे तो संधि के आधार पर होते थे। कौन? गुण होते थे, वृद्धि होते थे, और दीर्घ, जिसे हम लोग ह्रस्व गुण होते थे। गुण में ए, ओ, ऐ, औ आता था। वृद्धि भी वही होती थी, और दीर्घ 8 होते थे। उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि भारोपीय भाषाओं में मूल प्रत्ययों का लोप हो गया। क्या हो? भारोपीय भाषाओं में मूल प्रत्ययों का क्या हो गया? लोप हो गया। और स्वर परिवर्तन में ही अर्थ परिवर्तन का काम लिया जाने लगा। क्या? स्वर परिवर्तन में ही अर्थ परिवर्तन से काम लिया जाने लगा। और उसमें जो प्रत्यय था उसका क्या होने लगा? लोप हो गया। किसमें? भारोपीय भाषा के मूल प्रत्ययों का। जैसे कि अंग्रेजी धातुओं में ड्रैंग, ड्रंक, ड्रुंक शब्द में, उसके बाद संस्कृत में जैसे देव का दैव, विधि का वैध, कुमार का कौमार शब्द जुड़ने लगा। उसके बाद यहाँ है भारोपीय भाषा में प्रत्ययों की अधिकता है। मूल भाषा से पृथक होकर अनेक भाषाएं विकसित हुई। विश्व भाषा परिवारों में भारोपी भाषा परिवार का सबसे अधिक महत्व है।
फारोपी परिवार में भी आर्य परिवार या आर्य शाखा सर्वाधिक महत्व है। क्या है? सर्वाधिक महत्व किसकी है? आर्य शाखा की। तो यहाँ हम लोग देखते हैं शतम वर्ग। शतम वर्ग में सबसे पहले देख लेते हैं कि शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषा आती हैं। ये यहाँ से पूछा जाता है कि शतम वर्ग और केंटू वर्ग दो होते हैं। तो शतम वर्ग में ईरानी आर्य भाषा, भारत ईरानी को आर्य बोलते थे, बाल्टो स्लाविक, तीसरी आर्मनी और चौथी अल्बानी भाषा। आर्य भारत ईरानी शाखा किसे कहते हैं? जो पहला है यह है, यहाँ पे है ना पहला, तो यह है आर्य भारत ईरानी शाखा एक ही है। प्राचीनतम साहित्य में विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद था। सभी को पता है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। अपने शुद्ध और प्राचीनतम रूप में संस्कृत में उपलब्ध होने वाला वेद ऋग्वेद है। समस्त वैदिक साहित्यिक इसी शाखा में प्राप्त होती हैं। किस शाखा में? भारतीय ईरानी शाखा में। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है, पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता को माना गया है। किसको? अवेस्ता को। अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। इसे ये जो है शतम वर्ग में अवेस्ता जो भाषा है वो शतम वर्ग में आती है। प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियाँ। प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियाँ क्या है? तो मूल फारोपीय भाषा की शाखा में ही प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियाँ आती हैं। प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत और अवेस्ता का साधारण योगदान था। क्या? असाधारण योगदान था। किसका? अवेस्ता का। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता में पारसीय जो है धर्म ग्रंथ मिलता है। संस्कृत का जो धर्म ग्रंथ है गीता, रामायण, महाभारत ये है। ऋग्वेद, प्राचीन वेद, पुराण, उपनिषद ये सब हैं। उसके बाद प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का क्या रोल है यहाँ देख लेते हैं। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का सर्वांगीण इतिहास संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृत सभ्यता का सभी गुणों में जो उसका विकास हुआ है वह अवेस्ता और संस्कृत भाषा से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला है कि भाषा शास्त्रीय की देन। भाषा शास्त्र की देन क्या है? भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है। पद विज्ञान, व्याकरण, अर्थ विज्ञान का मौलिक आधार संस्कृत से ही प्राप्त होता है। क्या होता है? संस्कृत से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ अगला आता है कि भारतीय आर्य भाषाएं। तो हम सोच रहे थे भारतीय आर्य भाषाओं को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों चैनल को सब्सक्राइब न किए हों अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो और वे अपनी तैयारी बरकरार रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृताय।